Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary's Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge and previous year questions. Let's begin today's episode. First question is, which section of the Indian Evidence Act 1872 talks about the opinions of experts? Section 15, Section 25, सेक्शन 35 और सेक्शन 45। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा विशेषज्ञों की राय के बारे में बात करती है? धारा 15, धारा 25, धारा 35 या फिर धारा 45? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 45। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धारा 45। Section 45 of the Indian Evidence Act 1872 deals with the opinions of experts. The opinions of experts are regarded as relevant in certain situations where the court needs specialized knowledge to make a decision. This section has now been replaced by Section 39 of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 विशेषज्ञों की राय से संबंधित है। विशेषज्ञों की राय कुछ स्थितियों में प्रासंगिक मानी जाती है जहां न्यायालय को निर्णय लेने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस धारा को अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 39 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860 डिफाइंस ऑफेंस? सेक्शन 10, सेक्शन 20, सेक्शन 30 और सेक्शन 40। भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा अपराध को परिभाषित करती है? धारा 10, धारा 20, धारा 30 या फिर धारा 40? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 40। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धारा 40। Section 40 of the Indian Penal Code 1860 defines offence. Under the Indian Penal Code, an offence is defined as any act or omission that is prohibited by law and punishable under IPC. This section has now been replaced by Section 2, subsection 24 of the भारतीय न्याय संहिता 2023. भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 40 अपराध को परिभाषित करती है। भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध को किसी भी कार्य या चूक के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कानून द्वारा निषिद्ध है और आईपीसी के तहत दंडनीय है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(24) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 28 of the Specific Relief Act 1963 deals with which aspect of a contract? Rescission, execution, cancellation or none of the above? विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 28 अनुबंध के किस पहलू से संबंधित है? निरसन, कार्यान्वयन, रद्द करना या फिर इनमें से कोई नहीं? द करेक्ट आंसर इज रेसिशन। इसका सही जवाब है निरसन। Recently, in the case of Ishwar through legal representatives and others versus Bhim Singh and another, the Supreme Court confirmed that an application under Section 28 of the Specific Relief Act 1963 can be submitted to the trial court even if the appellate court issued the decree for specific performance. Section 28 of the Specific Relief Act 1963 deals with the rescission of contracts in certain circumstances. हाल ही में ईश्वर कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से एवं अन्य बनाम भीम सिंह एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 28 के तहत एक आवेदन ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है, भले ही अपीलीय न्यायालय ने विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री जारी की हो। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 28 कुछ परिस्थितियों में अनुबंधों के निरसन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट? सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2C और सेक्शन 2D? न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की कौन सी धारा सिविल अवमानना को परिभाषित करती है? धारा 2A, धारा 2B, धारा 2C या फिर धारा 2D? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 2B। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 2B।
Recently, in the case of ANI Media Private Limited versus Wikimedia Foundation, INC and others, the Delhi High Court issued a notice in response to a contempt plea filed by ANI Media Private Limited, claiming that Wikipedia did not comply with a court order requiring it to provide information about those who edited the ANI Wikipedia page. Section 2B of the Contempt of Courts Act 1971 defines civil contempt. हाल ही में ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम विकीमीडिया फाउंडेशन INC और अन्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अवमानना याचिका के जवाब में एक नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि विकिपीडिया ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया, जिसमें ANI विकिपीडिया पृष्ठ को संपादित करने वालों के बारे में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता थी। न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2B सिविल अवमानना को परिभाषित करती है। लास्ट क्वेश्चन, द टर्म विक्टिम इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973? सेक्शन 2W, सेक्शन 2WA, सेक्शन 2V और नन ऑफ द अबव। पीड़ित शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? धारा 2W, धारा 2WA, धारा 2V या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 2WA। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 2WA। Section 2WA of the Code of Criminal Procedure 1973 defines the term victim. Victim means a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged, and the expression victim includes his or her guardian or legal heir. In the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, the term victim is defined under Section 2Y. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2WA में पीड़ित शब्द को परिभाषित किया गया है। पीड़ित का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे किसी कार्य या चूक के कारण कोई हानि या चोट पहुंची है, जिसके लिए आरोपी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, और पीड़ित शब्द में उसका अभिभावक या कानूनी उत्तराधिकारी भी शामिल है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पीड़ित शब्द को धारा 2Y के तहत परिभाषित किया गया है। Now is the time for practice question. Code of Criminal Procedure 1973 does not have a provision regarding dash, review, revision, reference और appeal. आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में डैश के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। समीक्षा, पुनरीक्षण, संदर्भ या फिर अपील। Send the answer of this question in the comment section. Thanks for watching. इसका उत्तर हमें comment section में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।